संगठनात्मक और औद्योगिक मनोविज्ञान का यूनिट 9 देख लेते हैं। इसमें संगठनात्मक परिवर्तन, ठीक है। संगठनात्मक परिवर्तन में यानी कि जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं वो हमारे बिहेवियर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो भी बदलाव होते हैं वो हमारे दिन प्रतिदिन के काम में भी हमें नज़र आते हैं। ग्रीक दार्शनिकों द्वारा परिवर्तन पर यह उदाहरणा दी गई कि केवल हमारे जीवन पर बल्कि संगठनों के अस्तित्व पर भी लागू होता है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं और जो भी संगठन के काम होते हैं उन पर भी ये चीज़ लागू होता है। जैसा हमारा पर्यावरण में कुछ भी स्थिर नहीं रहता, जैसे हमारे वातावरण में, हमारी संस्कृति में या फिर वेदर को ले लो, कोई भी मौसम जो है ना एक सा नहीं रहता, हमेशा चेंजेस होती रहती है, बदलता रहता है। कभी बरसात का है, कभी गर्मी का है, कभी ठंडे का है। तो इसी तरह से हमारे बिहेवियर में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। इसी परिवर्तन को हम संगठनात्मक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी संस्कृति अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों या बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए कार्यवाही करता है, जिसका उपयोग इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं यानी कि अंदर की जो प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है। तो इसे संगठनात्मक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे हम कोई परिवर्तन करते हैं, जैसे नोकिया का फ़ोन है, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो नोकिया को फ़ोन को अपडेट करने की ज़रूरत थी, जो कि नोकिया की कंपनियों ने की नहीं, तो फिर उनको भारी घाटा सहना पड़ गया। और इसी में एक और एग्जाम्पल है, उसको समझने से पहले हम नियोजित बनाम और अनियोजित परिवर्तन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो संगठनात्मक परिवर्तन इसकी वजह से भी हो सकता है। इसमें दो मोटे तौर पर इनके घटक या प्रकार दिए हुए हैं, नियोजित परिवर्तन और अनियोजित। अनियोजित परिवर्तन को प्रतिक्रियाशील परिवर्तन भी कहते हैं, और इसके नाम से ही पता चलता है कि क्रियाशील, जो हमारी क्रिया रहती है इसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे कि कोविड में हम देख सकते हैं, महामारी के दौरान हमारा जो भी काम था वर्क फ्रॉम होम हो गया, ठीक है, WFH, यानी कि घर से ही हम सारे काम करने लगे, सब चीज़ ऑनलाइन मोड में हो गया। तो ये क्या हुआ, ये सिचुएशन आया, उसके बाद हम सडनली इस चीज़ पे शिफ्ट हो गए कि अब हम बाहर तो आ जा नहीं सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया, वर्क फ्रॉम होम, यानी कि काम रुकना नहीं चाहिए, आप घर पर रह के काम कर सकते हो। तो आपकी भी सुविधा हो गई और संगठन को भी फायदा हुआ। दूसरी ओर इसका उल्टा यानी नियोजित परिवर्तन, ये जानबूझकर और लक्ष्य उन्मुख होते हैं, ठीक है। जानबूझ करके हम कोई काम को क्या करते हैं, घुमा फिरा कर करते हैं, उल्टी तरह से करते हैं। जैसे अपने पर्यावरण में परिवर्तन के अनुकूल संगठन की क्षमता में सुधार करने के लिए। और दूसरा इसका एग्जाम्पल दिया है, कर्मचारी व्यवहार को बदलने के लिए हो सकता है। मतलब जो कर्मचारी जो है हमारे वर्कर्स के बिहेवियर को बदलने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए हम इस चीज़ को झूठा नाटक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नए उत्पादकों और सेवाओं की शुरुआत या संगठन पुनर्गठन के लिए नियोजित परिवर्तन हो सकता है। अब इस परिवर्तन के भी कुछ घटक है, 3 स्तर है इसके, व्यक्तिगत स्तर, समूह स्तर और संगठनात्मक स्तर, ठीक है। तो व्यक्तिगत यही कि अपने पर्सनल चीज़ों के बदलाव के लिए हम अपने खुद में, जैसे हम मोटिवेशन, हम चाहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठें, ठीक है, या डिनर थोड़ा जल्दी कर लें, तो इस चीज़ के लिए हम व्यक्तिगत अपनी पर्सनल स्तर पे हम क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। दूसरा समूह यानी कुछ ग्रुप पे, जैसे हम और हमारे फ्रेंड है, तो हम लोग क्या, हम सब ग्रुप में मिलकर के किसी एक दिन वीक में घूमने जाएंगे या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो हम सब पूरी फैमिली मिलकर डिसाइड करें, तो ये समूह हो गए, ग्रुप। और संगठनात्मक यानी किसी भी कंपनी या बड़ी कंपनी या मानो NGO हो गया, कोई पोलियो वाली ग्रुप होती है ना, आंगनबाड़ी, तो इन सब में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसको हम संगठन कहते हैं। किसी स्थान परिवर्तन, पुनर्गठन, विलय, अधिग्रहण आदि के कारण होने वाले परिवर्तन शामिल है, जो कि संगठनात्मक परिवर्तन होता है। अच्छा, परिवर्तन का प्रतिरोध, जैसा नोकिया वाला एग्जाम्पल दिया था परिवर्तन में, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, परिवर्तन का प्रतिरोध। जून 2007 में, अच्छा इसको हम शॉर्टली समझते हैं कि नोकिया का जो कंपनी था ये 2007 में 7 से आया था, ठीक है, और इसका धीरे धीरे 1.4 मिलियन आईफोन्स बेचे गए। इसके बाद आईफोन भी उसी टाइम पे आया था और लॉन्च किया गया था 2007 के करीब, लेकिन उस टाइम आईफोन की जो बिक्री थी बहुत कम थी, क्योंकि वो थोड़ा महंगा आता था और यूज़ करने में भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, मतलब उसको थोड़ा समझना पड़ता था। टच फ़ोन था और कीपैड में क्या होता था, नोकिया के कीपैड में मतलब बटन दिए हुए थे, उसमें नंबर भी लिखे थे 1 2 3 4, है ना। तो ज़्यादातर नॉर्मल क्या करते थे, कॉल वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते थे या मैसेजिंग के लिए, ईमेल्स के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि गूगल ने OS लॉन्च किया, ठीक है, और जो हमारा एप्पल का जो आईफोन आया करता था वो
iOS लोकप्रिय हो गया। आईफोन क्या किया था, आईफोन का जो फ़ोन था वो 2G करके चलता था, और जो हमारा नोकिया था वो 3G करके चलता था। तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे नोकिया को लगा, नोकिया में थोड़ा एटीट्यूड आ गया, आप ये कह सकते हैं, या घमंड। वो बोले कि मेरा जो नोकिया है ये गिरेगा ही नहीं। तो इसीलिए उसको कोई चेंज करने की, बदलाव करने की या उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं एप्पल ने इसका फ़ायदा उठाया, एप्पल अपना अपडेट करते गया, और आज हम सब देख ही सकते हैं एप्पल की कितनी ज़्यादा बिक्री होती है ना। हर समय नया लॉन्च होते रहता है, और लोग भी कि हाँ भाई एप्पल का ये लेना है, एप्पल का वो लेना है, ठीक है। तो इस तरह से नोकिया क्या किया, अपना नुकसान खुद ही कर दिया। तो कैसे किया, अपडेट ना करके, यानी कि अपनी चीज़ों में परिवर्तन नहीं लाया और खुद को अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से उसको भारी नुकसान सहना पड़ा। ठीक है, तो नोकिया की कहानी से मतलब यही निकलता है कि समय के साथ बदलने की ज़रूरत है हम सबको, चाहे वो ग्रुप हो, संगठन हो, हम खुद अपने बारे में, स्वयं के बारे में क्यों ना कह रहे हो, हमको भी खुद को बदलने की ज़रूरत है, चाहे वो व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो या फिर कोई संगठन हो। ठीक है, सेम चीज़ में बताया गया है। तो संगठन के परिवर्तन या प्रतिरोध का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है या उसमें बदलाव का, तो हम नोकिया का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आईफोन से उसका तुलना कर सकते हैं। ठीक है, और इसके फ़ायदे भी बता सकते हैं, और ना अपडेट करने के जो नुकसान हो सकते हैं, यानी जो कि नोकिया को झेलना पड़ा, अब उसकी धीरे धीरे बंद होने लगी, तो इस चीज़ को भी हम उसमें नोटिस लिख सकते हैं। फिर परिवर्तन का प्रबंधन, यानी चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये शिक्षा और संचार के स्तर पे हो सकते हैं। संचार यानी कि साझा करना, बातचीत करना, जैसे मीडिया क्या होता है, संचार का माध्यम होता है। फिर सहभागिता और भागीदारी, सुविधा और सामर्थ्य, सकारात्मक संबंध विकसित करें, परिवर्तनों को उचित रूप से, ऐसे करके इसके 6 या 7 प्रबंधन का रणनीति बताया गया। तो पहला है शिक्षा और संचार। तो परिवर्तन को प्रबंधन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, जो लोग ज़्यादा साक्षर होते हैं या जो ज़्यादा संप्रेषित यानी कि कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, वे क्या करते हैं, जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं और खुद को अपडेट कर लेते हैं। जैसा कि हमने नोकिया के एग्जाम्पल में देखा कि एप्पल ने क्या किया, एप्पल कंपनी ने खुद को अपडेट किया, वो समझ गए कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की डिमांड किस चीज़ को लेकर के है, और लोग अगर एप्पल को एक बार समझ लेंगे तो वो ज़्यादा यूज करेंगे। और नोकिया ने यहाँ गलती कर दी, तो क्या शिक्षा का भी यहाँ पे महत्व होता है हमारी परिवर्तन के लिए। ठीक है, फिर सहभागिता और भागीदारी, किसी प्रक्रिया का हिस्सा होना आपको इसके लिए जिम्मेदार बनाता है, और इस प्रकार प्रक्रिया का विरोध करने यानी कि उसके उल्टा खिलाफ होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, हालांकि इस प्रक्रिया में समय लगने के साथ साथ कभी कभी बुरे निर्णय भी ले सकते हैं हम, क्योंकि प्रबंधकों को परिवर्तन क्रियान्वयन के दौरान कुछ चीज़ों पर से नियंत्रण छोड़ना पड़ता है, मतलब कुछ चीज़ों से हमको कंट्रोल छोड़ना पड़ता है ना। जैसे कि मान लो हम चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं और हम चाहते हैं कि हम जल्दी सो भी जाए रात में, क्या होगा कि हम ज़्यादा कैफीन ले लेंगे तो हमको नींद की कमी हो जाएगी, नींद की प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, इरिटेशन भी होगा, और नहीं सोएंगे तो इरिटेट भी होने लगेंगे। तो कभी कभी हमको नियंत्रण भी करना पड़ता है, और खुद से कंट्रोल हटाना भी पड़ता है, क्योंकि हट जाता है ऑटोमेटिकली। तो खुद को कंट्रोल करना है, चाय कॉफ़ी को कम करना होगा, तभी हमारी नींद अच्छी होगी। ठीक है, फिर आता है तीसरा हमारा है सुविधा और समर्थन। परिवर्तन से आशंका और परेशानी हो सकती है, कभी कभी चेंज लाने में हम डाउट भी होता है कि यार, मतलब ये जो हम चेंज ला रहे हैं, चाय कॉफ़ी कम करें, तो मेरी नींद सही में अच्छी होगी या और प्रॉब्लम होगा, हम सो नहीं पा रहे, थोड़ा सा चाय ले लेते हैं। आशंका हो रही है, परिवर्तन से परेशानी भी हो रही है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि एक कप चाय पी लेते हैं तो शायद नींद आने लगे अच्छी। तो कभी हमको इससे नियंत्रण खोने का भी ये रहता है, और कभी कभी इसको नियंत्रण करना भी जरूरी हो जाता है। इस बदलाव की आवश्यकता होती है, मतलब चेंज लाना ही पड़ेगा, हमको कंट्रोल करना पड़ेगा खुद को, और अपनी सुख सुविधा का और जो भी हमारी सामर्थ्य है उससे थोड़ा विरुद्ध काम करना होगा। ठीक है, और परामर्श करने, कभी कभी परामर्श काउंसलिंग भी लेना पड़ता है। परामर्श का मतलब काउंसलिंग, आवश्यकता कौशल सीखने, और यदि आवश्यक हो तो कर्मचारियों को छोटी अवधि के लिए भुगतान सहित अवकाश लेने की अनुमति देने के रूप में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। हालांकि इस प्रकार के समर्थनों की पेशकश में समय भी लग सकता है, अतः इसके लिए प्रशिक्षित प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग। तो ट्रेन किए गए प्रबंधक जो होते हैं, मैनेज करने वाले जो होते हैं, उनकी राय लेना और उनकी हेल्प लेना जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी सुविधा के लिए कुछ चीज़ों को भुगतान भी कर देते हैं कि हाँ आज लेट से आए हैं, तो क्या होगा कि कुछ पैसे गार्ड को दे करके हम सोचेंगे कि हम जल्दी से जल्दी अंदर जाएं, और गार्ड भी ले लेगा,
तो कभी कभी हमको भुगतान भी करना पड़ता है। ठीक है। सकारात्मक संबंध विकसित करना। अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि वे कर्मचारी जो अपने प्रबंधकों पर भरोसा करते हैं, कर्मचारी जो अपने मैनेजर या प्रबंधकों पर भरोसा करते हैं और अपने संगठन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, उनको ये लगता है कि हमारा संगठन है ये हमारा हेल्प करेगा, ये हमारे फायदे के लिए है। ठीक है। उन लोगों की तुलना में परिवर्तनों का अधिक स्वागत। जैसे कि हम अगर सकारात्मक बिहेवियर रखेंगे तो हम चेंजेस ज़्यादा कर सकेंगे। कि हमको सुबह उठना है तो हाँ चाय कॉफ़ी छोड़ेंगे तभी नींद पूरी होगी, रात को जल्दी सोएंगे तभी सुबह उठेंगे। और उसी में कुछ नकारात्मक लोग रहेंगे तो ये सोचेंगे सुबह जल्दी उठने का चाय कॉफ़ी छोड़ने से क्या ताल्लुक है, हम चाय कॉफ़ी पी कर सोएंगे। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ऐसा क्या होगा कि सकारात्मक जो बिहेवियर रखते हैं उनमें जल्दी परिवर्तन आएगा और वो दोबारा अपने पहले वाली सिचुएशन में जाने के चांसेस कम रहेंगे। जो वही नकारात्मक लोगों में ऐसे चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो सेम प्रक्रिया करें जो उनको प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है। पांचवा इनका आता है परिवर्तनों को उचित रूप से लागू करना। हम कोई चेंजेस ला दिए हैं, ठीक है, अब उसको क्या करना है, लागू भी करना होगा। ये नहीं कि हम एक दिन परिवर्तन लाए दूसरे दिन से सेम रूटीन में आ गया। जब किसी कार्रवाई का परिणाम नकारात्मक होता है तो प्रक्रिया का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि मतलब क्या जो मैंने काम किया था वो सही तरीके से किया था या नहीं किया था, है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी परिवर्तन के कारण को देखे कि किस कारण से वो अपने अंदर बदलाव ला रहा है। ठीक है। और किस कारण से उसको और बदलाव कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो जब हम रीज़न एक अच्छा खासा सॉलिड रीज़न मिलेगा तभी तो हम पुराने बिहेवियर में बार बार वापस नहीं जाएंगे, हम सुबह उठेंगे ना, क्योंकि हमको हेल्दी रहना है। ठीक है। फिर आता है छठा परिवर्तन स्वीकार करने वाले लोगों का चयन। अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो परिवर्तन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस पर सवाल नहीं करते या फिर बार बार दुविधा उत्पन्न नहीं करते, इनका चयन करना भी बहुत मुश्किल का काम है और ये भी ज़रूरी है। फिर आता है परिवर्तनों को उचित रूप से लागू करना, मतलब सही तरीके से जो भी बदलाव हुआ है उसको सही तरीके से लागू करना भी एक महत्वपूर्ण काम है। जब किसी कार्रवाई का परिणाम जो होता है नकारात्मक होता है तो प्रक्रियात्मक निष्पादन का प्रश्न अधिक होता है कि ये बदलाव आपने क्या क्यों है भाई, क्या मकसद क्या था आपका, तो हमको रीज़न देना पड़ता है और सही से लागू करना पड़ता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी परिवर्तन के कारण को देखे। ठीक है, कि कारण क्या है, आपकी भलाई के लिए परिवर्तन लाए हैं और इसके कार्यान्वयन का सुसंगत और निष्पक्ष समझे, मतलब इसका रीज़न समझे और इसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि रीज़न नहीं समझेगा तब तक कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेविन्स का मॉडल। अच्छा, लेविन्स का मॉडल है संगठनात्मक परिवर्तन में फ्रीजिंग है, अनफ्रीजिंग है। फिर आता है हमारा सेकंड, इसका आता है चेंज या मूवमेंट। ठीक है, चेंज प्रोसेस। और फिर थर्ड इसका रिफ्रीजिंग। कर्ट लेविस ने संगठनात्मक परिवर्तन के यही 3 मॉडल दिए हैं। अनफ्रीजिंग का मतलब होता है यह यथा स्थिति को स्थिर करने, यानी कि जो भी व्याकुल स्थिति चल रही है उसको स्थिर करने, काम डाउन करने में, नॉर्मल करने में काम करती है। संतुलन का यथा स्थिति की इस स्थिति को निम्नलिखित 3 बलों में बदला गया है। ड्राइविंग, निरोधक ताकत या ताकतें, और तीसरा उपरोक्त, ये दोनों। तो पहले हमारा ड्राइविंग बल, तो यह यथा स्थिति से एक संगठन से दूसरे संगठन जाने के लिए जिम्मेदार है। ड्राइविंग बलों को बढ़ाकर संगठन में बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, एक बदलाव को हम कंटिन्यू रख सकते हैं, परिवर्तन को। दूसरा निरोधक ताकतें, ये वी ताकत है जो यथा स्थिति से दूर जाने में बाधा डालती है, मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हम उसी से बाहर ना जा पाए। जैसे नींद वाली सिलसिले में था, बार बार चाय कॉफ़ी का याद दिलाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम निरोधक ताकत से जोड़ सकते हैं। तीसरा, उपरोक्त के संयोजन को बलों पर लागू करने से। लेविन के अनुसार संगठनात्मक संस्कृति को बदलने के लिए व्यक्ति को यह धारणा बनाने की जरूरत है कि बदलाव की जरूरत है। ठीक है, ऐसे ही हम चेंज बिना मतलब का हम चेंज नहीं ला रहे, इसकी ज़रूरत है क्योंकि इससे हमारा फ़ायदा होगा। परिवर्तन की प्रक्रिया को स्थिर अवस्था से गुजरना होगा, क्योंकि बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से परिवर्तन का विरोध करेंगे। ठीक है, जैसे हम खुद स्वयं भी विरोध करेंगे और बहुत सारे हमारे जो लोग होंगे, कलीग्स होंगे, वो भी विरोध करेंगे, भाई तू पागल है, तू क्यों ऐसा कर रहा है ना। तो हमको उन सब की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने परिवर्तन का कारण को मजबूत बनाना है और उस पर फोकस करना है। फिर दूसरा हमारा इसका प्रोसेस था लेविन्स का
चेंज प्रोसेसर और मूवमेंट। तो मूवमेंट में आता है, इसे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज माना जाता है। इस चरण में होता यह है, इस चरण के दौरान परिवर्तन लागू किया जाता है और कर्मचारी नए व्यवहार, मूल्य और अपेक्षाएं सीखते हैं। मतलब नई नई बिहेवियर करना सीखते हैं। किसी बच्चे को हम ट्रेनिंग देते हैं तो कैसे देते हैं, उसको सुसु पोटी करना सिखलाते हैं, उसको फिर खाना, मतलब जब उसको आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या बोलेगा, उसको बोलना सिखलाते हैं कि हाँ तुम किस इशारा करो, ये छोटे छोटे वर्ड उसको सिखलाते हैं। ठीक है, भूख लगती है तो वो मतलब जो बच्चा नहीं समझता है बिहेवियर, वो रोता है, सिर्फ भूख लगती है तो भी रोता है, पेट में दर्द होता है तो भी रोता है। लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो हम उसको सिखलाते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं कि हाँ तुमको भूख लगी है तो तुम खाना बोलो, प्यास लगी है तो पानी की तरफ इशारा करो, है ना। तो ये सब उसको सिखलाते हैं। तो चेंज मूवमेंट में हम ये सब एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि भय के साथ चिन्हित समय के जिससे इसे दूर करना सबसे कठिन कदम है। मतलब किसी जिससे हम डरते हैं कि नहीं हम ये बोलेंगे तो मम्मी मारेगी, तो क्या होगा, बच्चा इशारा करेगा कि हमेशा रोएगा तो जाहिर सी बात है उसको मारा जाएगा। अब जब तक वो अपनी प्रॉब्लम को सही से नहीं बताएगा हम समझेंगे कैसे। तीसरा है हमारा रिफ्रेजिंग, यह लेविन के मॉडल का अंतिम चरण है। इस अवस्था को अधिक स्थिर अवस्था के रूप में माना जाता है, जिसे हम संतुलन की स्थिति के रूप में मान सकते हैं। एक बार संगठन में वांछित परिवर्तन करने के बाद इस परिवर्तन को कर्मचारियों के व्यवहार का एक हिस्सा बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं और इस प्रकार उन्हें वापस लौटने से रोका जाता है। ठीक है, मतलब कोई परिवर्तन को चेंज किए हम तो हम दोबारा उस परिवर्तन से बाहर ना चले जाए पहले की अवस्था में। इससे हमको बचने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ नियम फॉलो करते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। लेकिन लेविन्स के अनुसार परिवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए कोचिंग, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, सकारात्मक पुरस्कार और व्यक्तिगत प्रयासों की स्वीकृति का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी संगठन में क्या होता है, हम खुद को मोटिवेशन करने के लिए पुरानी स्टेज में न जाने से कुछ कुछ चीज़ों करके रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी संगठन में, तो संगठन हमको क्या कर सकता है, हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं तो हमको कह सकता है, शाबाशी दे सकता है, ताली बजा सकता है, गिफ्ट दे सकता है, इनाम दे सकता है, हमारा वेतन बढ़ा सकता है, यानी कि हमारा पैसा बढ़ा सकता है काम करने का। तो ये सारी प्रोसीजर जो थी हमारी लेविन्स के अनुसार थी। लेविन्स का मॉडल था, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अनफ्रीजिंग, फ्रीजिंग और था हमारा परिवर्तन की प्रक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।